नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। विजयनगर का गौरव तो तालीकोट के युद्ध के साथ ही लुट गया था। एक महान साम्राज्य अपने साथ हुए विश्वासघात की विवेचना करने के लिए शेष नहीं था। हमने विजयनगर साम्राज्य के पतन पर विस्तार से एक कार्यक्रम में बात की है। तथापि अरविदु राजवंश की चर्चा करनी हो तो प्रसंग को वहीं से आरंभ करना होगा, जबकि अलग अलग बहमनी शाखाओं ने एक होकर लड़ाई लड़ी। वह लड़ाई जिसमें विजयनगर की पराजय तो सोची भी नहीं जा सकती थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि राज्य के मुसलमान सैनिकों ने हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद के आह्वान पर अपना पक्ष बदल लिया। यह समय था जबकि तुलुव वंश के शासक सदाशिव राय वर्ष 1542 से 1567 विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर आसीन थे। उनकी सेना का नेतृत्व प्रभावशाली सामंत राम राय कर रहे थे, जिनकी राज्य में हैसियत कई मायनों में राजा से भी बढ़कर थी। युद्ध भूमि में ही एक मुसलमान सैनिक ने विश्वासघात कर विजयनगर की सेना का नेतृत्व कर रहे राम राय का सर काट दिया। राम राय के कटे हुए सर को बहमनी शासक निजाम शाह ने अपने भाले की नोक पर उठाया और इस तरह जीत के उन्माद में अपनी पाशविकता का वह सार्वजनिक प्रदर्शन करता रहा। सोचिए कि इसके पश्चात क्या हुआ। महान और भव्य विजयनगर को तहस नहस कर दिया गया। नगर के सभी मंदिरों, गोपुरों, राजप्रासादों को ध्वस्त कर दिया गया। सभी मूर्तियां खंडित और अपमानित की गई। नगर के सभी ग्रंथागार जलाकर राख कर दिए गए। तालीकोट का युद्ध जीनोसाइड का दर्दनाक उदाहरण है, जिसमें 1 लाख से अधिक हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। विजयनगर में लूट, खसोट, हत्या, बलात्कार का सिलसिला अगले 6 महीने तक जारी रहा था। सोच कर देखिए कि बहमनी अपनी जीत मना रहे थे अथवा कथित काफिरों के लिए घृणा का प्रदर्शन कर रहे थे। तालीकोट के युद्ध के उपरांत विजयनगर का पूर्णतः ह्रास हो गया। युद्ध भूमि से पराजय का समाचार मिलते ही राजा सदाशिव राय राजघराने के सभी सदस्यों को लेकर शेष सेना और घुड़सवारों के साथ दक्षिण दिशा की ओर पेनकोंडा दुर्ग में चले गए थे। वीर राम राय का भाई तिरुमल कालांतर में सदाशिव के नाम से विजयनगर के बचे हुए हिस्सों पर शासन करता रहा। तत्पश्चात उसने स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया और इस तरह अरविदु राजवंश की स्थापना हुई। तिरुमल ने वर्ष 1567 में सिंहासन प्राप्त किया था। उसके राजकवि भट्ट मूर्ति ने इस राज्याभिषेक का वर्णन करते हुए लिखा है कि तिरुमल अपनी पत्नी के साथ सिंहासन पर बैठा था। एक उजड़े हुए बाग को फिर से बसाने वाला माली बहुत साहसी होता है। तिरुमल को विजयनगर के गौरव की पुनर्प्राप्ति करनी थी, जबकि परिस्थितियां उनके लिए अत्यधिक विपरीत जान पड़ती थी। तिरुमल को सर्वप्रथम तो यह कठोर फैसला करना पड़ा कि राजधानी को विजयनगर के स्थान पर पेनकोंडा बनाया जाए। विजयनगर में भग्नावशेषों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा रह गया था, जिससे कि यहां से राज्य का संचालन किया जा सके। पुर्तगाली लेखक फ्रेडरिक ने लिखा है कि तिरुमल ने अपनी नई राजधानी बनाई, जो पुराने नगर से 8 दिन के फासले पर थी। बीजापुर का सुल्तान आश्वस्त नहीं था कि विजयनगर की ओर से खतरा फिर से सामने नहीं आ खड़ा होगा, अतः वह तिरुमल को शक्तिशाली होते नहीं देख सकता था। यही कारण है कि उत्तरी ओर से उपेक्षित हो चुके विजयनगर के बड़े हिस्से पर बीजापुर ने अधिकार कर लिया, जबकि पूर्वी भाग तक गोलकुंडा के सुल्तान ने अपना विस्तार कर लिया। इस समय तक विजयनगर के सभी धड़े आपस में लड़ने भिड़ने लगे थे, अतः उनकी अनेकता ने नवस्थापित अरविदु राजवंश के शासक के लिए यह प्राथमिकता बना दी कि वह पहले गृहयुद्ध तो समाप्त करे, फिर अपने साम्राज्य का पुनर्गठन करे। तिरुमल के पास अब भी एक शक्तिशाली सेना थी, जिसकी सहायता से विजयनगर का एक बड़ा हिस्सा उनके प्राधिकार में बना हुआ था। फ्रेडरिक ने लिखा है कि तिरुमल ने राज्य के सभी विद्रोहियों को दबाया, शत्रुओं को परास्त किया तथा राज्य में शांति स्थापित की।
प्रशासन को स्थायित्व और समृद्धि देने के लिए आवश्यक था कि राज्य का विस्तार किया जाए, चूंकि अधिकांश उपजाऊ परिक्षेत्र अब बहमनियों के कब्जे में चले गए थे। साहस करते हुए राजा ने ओडिशा तथा वारंगल का एक बड़ा हिस्सा फिर जीत लिया। इसके साथ ही राजा ने दक्षिण के अनेक उन शासकों से मित्रता कर ली जिन्हें बहमनियों से अपने अस्तित्व का खतरा था। सिंहासन के लिए किसी तरह का कलह न हो, इसलिए राजा ने अपने 3 बेटों श्रीरंग, राम तथा वेंकट के लिए प्रशासन का 3 भागों में बंटवारा किया। इस तरह श्रीरंग को राज्य का तेलुगु भाषित क्षेत्र, राम को कन्नड़ भाषी क्षेत्र तथा वेंकट को तमिल भाषी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इनकी राजधानियां क्रमशः पेनकोंडा, श्रीरंगपत्तनम तथा चंद्रगिरी बनाई गई थी। ग्रंथ वसुचरित के अनुसार ज्येष्ठ श्रीरंग को युवराज बनाया गया। राजा तिरुमल का धीरे धीरे राजनीति से मन उचट गया, अतः वर्ष 1572 में उन्होंने श्रीरंग को सिंहासन सौंप दिया और स्वयं के लिए सलाहकार की भूमिका चुन ली थी। अगले राजा श्रीरंग वर्ष 1572 से 1585 को एक स्थिर होता प्रशासन प्राप्त हुआ था। विजयनगर का शक्ति विस्तार पुनः निकटवर्ती मुसलमान शासकों को खटकने लगा। इस मध्य एक बार फिर राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में विद्रोह के बीज पनप उठे थे। राजा ने सफलतापूर्वक विद्रोहियों का दमन किया। श्रीरंग की बढ़ती हुई ताकत को कुचलने के लिए बीजापुर के बहमनी सुल्तान आदिल शाह ने विजयनगर की राजधानी पेनकोंडा पर हमला कर दिया। श्रीरंग यह भली भांति जानते थे कि बहमनी सुल्तानों में आपसी मतभेद है, अतः उन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान कुतुब शाह से सहायता मांगी। गोलकुंडा से सहायता प्राप्त हो जाने के कारण इस बार श्रीरंग की विजय हुई। आदिल शाह जख्म लिए वापस लौटा और जल्दी ही अधिक ताकत के साथ उसने एक बार फिर राजधानी पर धावा बोल दिया। इस बार गोलकुंडा से भी सहायता प्राप्त नहीं हुई और विजयनगर आदिल शाह के विरुद्ध युद्ध में अलग थलग पड़ गया। दुर्भाग्यवश श्रीरंग को बहमनी सेना द्वारा पकड़ लिया गया। भारी धनराशि देकर वह किसी तरह आदिल शाही कैद से छूटा। युद्ध का परिणाम यह हुआ कि राजधानी पेनकोंडा का उत्तरी भाग अब बीजापुर के अधीन हो गया था। अवसर देखकर कुछ समय के पश्चात गोलकुंडा की सेनाओं ने भी विजयनगर से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को हथिया लिया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु के बाद वर्ष 1580 में राज्य की संरक्षिका के रूप में शासन चांद बीबी के हाथों में था। चांद बीबी ने भी विजयनगर को लगातार दबाव में बनाए रखा और बहुत सा भाग हथिया लिया था। व्यवहारिक रूप से वर्तमान करनूल जिले के समीपवर्ती क्षेत्रों तक ही अब श्रीरंग का राज्य सीमित रह गया। वर्ष 1585 में प्रथम श्रीरंग की मृत्यु हो गई। वह निःसंतान था, अतः सिंहासन उसके छोटे भाई द्वितीय वेंकट वर्ष 1585 से 1614 को प्राप्त हुआ था। द्वितीय वेंकट एक प्रभावशाली तथा दूरदर्शी शासक था, जिसने श्रीमन महाराजाधिराज परमेश्वर श्री वीर प्रताप वेंकटपति देव महाराज की उपाधि धारण की थी। फरिश्ता ने द्वितीय वेंकट की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि वह एक प्रभावशाली राजा था जो चंद्रगिरी नामक स्थान से विजयनगर राज्य पर शासन करता था। इस विवरण से प्रतीत होता है कि बहमनियों की पेनकोंडा पर बार बार दृष्टि बनी रही, जिसे देखकर नए शासक को यह उचित प्रतीत हुआ होगा कि वह एक सुरक्षित राजधानी से शासन संचालन करे। नवीन राजधानी चंद्रगिरी का दुर्ग अत्यधिक मजबूत था, जिसका निर्माण विजयनगर के आरंभिक शासकों में कहे जाने वाले सालू नरसिंह द्वारा करवाया गया था। द्वितीय वेंकट ने महारानी के साथ समारोह पूर्वक अपनी नई राजधानी में प्रवेश किया। द्वितीय वेंकट ने एक बार फिर विजयनगर साम्राज्य को संवारना आरंभ किया। एक अवधारणा थी कि तुलुक वंश के अंतिम राजा सदाशिवराय की हत्या द्वितीय वेंकट ने ही की है। इस बात की आड़ को लेकर कई सामंत, जिन्हें नायक भी कहा जाता था, उन्होंने राज्य को कर देना बंद कर दिया। द्वितीय वेंकट इस बात के लिए तैयार थे और वे भीतरी असंतोष को दबा देने के लिए उद्यत भी थे।
मथुरा और जिंजी के नायकों को घुटने टेकने के लिए बाध्य किया गया। ओडिशा के कटक पर आक्रमण कर दुर्ग को ध्वस्त कर दिया गया। होनवर की रानी ने विद्रोही तेवर दिखाए थे तो उसका दमन जल सेना को भेजकर कर दिया गया। अब राज्य आंतरिक विद्रोहों से निपट चुका था, लेकिन बहमनियों की ओर से तो विजयनगर को कभी भी शांति नहीं मिल सकी। समय पर शक्ति प्रदर्शन आवश्यक होता है तथा युक्ति से शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित किया जा सकता है। द्वितीय वेंकट को इस बात की नाराजगी थी कि जैसे ही उन्होंने अपनी राजधानी को चंद्रगिरी में स्थापित किया, गोलकुंडा के सुल्तान ने अवसर देखकर पूर्ववर्ती राजधानी पेनकुंडा के आसपास के बड़े हिस्से को हथिया लिया था। अब की विजयनगर ने गोलकुंडा पर आक्रमण कर दिया। भारी बारिश में बहमनी सेना भ्रमित दिखाई दी और द्वितीय वेंकट ने विजयश्री का वर्ण करते हुए राज्य का विस्तार करने में सफलता प्राप्त की। बीजापुर के सुल्तान ने कर्नाट पर आक्रमण किया, परंतु सतर्क वेंकट ने पुर्तगाली सहयोग से फिर विजयश्री का वर्ण किया। बहमनी न केवल आपसी लड़ाइयों में अब तक कमजोर हो चले थे, अपितु मुगल शासक अकबर के उन पर लगातार आक्रमणों के कारण वे विजयनगर से अब दूसरा मोर्चा खोलने की स्थिति में नहीं थे। अतः विजयनगर साम्राज्य सुदूर दक्षिण से लेकर ओडिशा अर्थात कोरोमंडल के किनारे तक फैल गया। समग्रता में कहा जा सकता है कि द्वितीय वेंकट के शासन समय में विजयनगर का प्राचीन गौरव कुछ हद तक वापस लौट आया था। यहां पर विजयनगर और पुर्तगाल संबंधों को भी ध्यानपूर्वक समझना होगा। द्वितीय वेंकट के शासन समय में पुर्तगाली राजधानी चंद्रगिरी में रहने लगे थे तथा वे निर्विवाद राजा को कर दिया करते थे। पुर्तगालियों से व्यापारिक संबंध भी मजबूत थे, अतः बड़ी धनराशि राज्य को चुंगी के रूप में प्राप्त होने लगी थी। मुगल सम्राट अकबर की साम्राज्यवादिता इस समय दक्षिण के लिए बड़ा खतरा बन गई थी, इसलिए भी विजयनगर और पुर्तगाल एक दूसरे के निकट आ गए थे। पुर्तगालियों ने विजयनगर की राजधानी में ईसाई मत का प्रचार और धर्म परिवर्तन का एजेंडा चलाना आरंभ किया। जब ऐसी गतिविधियों में अधिकता हुई तो स्थिति सांप्रदायिक हो गई। नगर के भीतर पुर्तगाली सेनापति को लोगों ने मार डाला। इसके प्रतिवाद में पुर्तगालियों ने स्थान स्थान पर आगजनी कर दी। राज्य की सेना ने जब दमन आरंभ किया तब पुर्तगाली समझौते के लिए बाध्य हुए। साथ ही यह भी शर्त उन्होंने स्वीकार की कि विजयनगर की परिधि में वे ईसाई मत का प्रचार नहीं करेंगे। द्वितीय वेंकट की कई रानियां थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई पुत्र नहीं था। एक रानी ने किसी ब्राह्मणी के पुत्र को एक दिवस इस अपेक्षा में गोद ले लिया कि उनका वंशनाम इसे उत्तराधिकारी बनाकर आगे बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए संभव नहीं हो सका क्योंकि भतीजे श्रीरंग ने सिंहासन पर अपना दावा प्रस्तुत किया। राजा द्वितीय वेंकट ने भी भतीजे द्वितीय श्रीरंग को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, परंतु इससे बात बिगड़ गई और आपसी संघर्ष पनपने लगा। भयावह झड़प में द्वितीय श्रीरंग के पुत्र रामदेव के अतिरिक्त सभी दावेदार मारे गए। इस उहापोह भरी स्थिति में अल्पवयस्कता में ही रामदेव वर्ष 1614 से 1630 को द्वितीय वेंकट की मृत्यु के बाद राज्याधिकार प्राप्त हुआ। रामदेव ने 16 वर्षों तक शासन किया, परंतु केवल 28 वर्ष की अल्पायु में उसकी मृत्यु हो गई। अल्पायु शासक अपने पूर्ववर्ती द्वितीय वेंकट की तरह राज्य की बागडोर को संभालने में समर्थ नहीं था, जिसका सामंतों नायकों ने भरपूर लाभ उठाया और अनेक स्वायत्त अथवा स्वतंत्र हो गए। अब एक बार फिर उत्तराधिकार का संकट सामने था, चूंकि राजा रामदेव को भी कोई पुत्र नहीं था। ऐसी स्थिति में सिंहासन को लेकर विभिन्न सुपात्र कुपात्र दावेदारों के बीच जमकर जो आजमाइश हुई, अंततः रामदेव के चचेरे भाई पेद वेंकट अथवा तृतीय वेंकट को सिंहासन प्राप्त हुआ था। केवल संघर्षों की ही नहीं, लगातार अयोग्य शासकों का बोझ भी विजयनगर को ढोना पड़ रहा था। राज्य की कमजोरी को भांपकर बहमनियों ने पुनः अवसर देखा। बीजापुर ने 2 बार तृतीय वेंकट के शासन समय में विजयनगर की सीमाओं का अतिक्रमण किया।
राजा ने प्रतिकार करने के स्थान पर चित्तूर के नारायण वनम की ओर चला जाना उचित समझा। इससे विजयनगर जैसे अनाथ हो चला था। नियति देखें कि तृतीय वेंकट भी निसंतान था, अतः उसकी मृत्यु के पश्चात भतीजे तृतीय श्रीरंग वर्ष 1641 से 1672 को सिंहासन प्राप्त हुआ। तृतीय श्रीरंग की छवि एक विश्वासघाती की थी, जिसने अपने चाचा तृतीय वेंकट के शासन समय में ही विद्रोह की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। यही कारण है कि धीरे धीरे बहुत से सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अवसर देखकर गोलकुंडा और बीजापुर के शासकों ने विजयनगर पर बार बार आक्रमण किया। साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। अब न राज्य रहा न क्षमता, इसलिए तृतीय श्रीरंग वर्ष 1672 तक बिना राज्य के राजा के रूप में जीवित रहा। उसकी मृत्यु के साथ ही न केवल अरविदु राजवंश अपितु विजयनगर साम्राज्य का भी अंत हो गया। पहले यह क्षेत्र बहमनियों के प्राधिकार में गया, तत्पश्चात मराठों के अधिकार में यह चला गया। विजयनगर साम्राज्य क्यों नष्ट हुआ, इस पर लंबे लंबे व्याख्यान हो सकते हैं, लेकिन सत्यता यह है कि इसके मिटते ही वह गौरवशाली आख्यान समाप्त हो गया जिसने लंबे समय तक मुसलमान आक्रांताओं को दक्षिण की ओर आगे बढ़ने से रोके रखा था। इस्लामी आक्रमणों को थामे रखकर विजयनगर साम्राज्य ने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की ध्वजा को शताब्दियों तक थामा था। आज स्थिति यह है कि विजयनगर साम्राज्य की गौरव गाथा हमारे इतिहास की पुस्तकों से विलोपित है और हम मुगलों बहमनियों की कथित महानताएं निगलने के लिए बाध्य कर दिए गए हैं। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।